हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का 23rd नंबर का वीडियो जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक प्रोग्राम दिखा दूँ जिससे आपको ये बात पता चलेगी कि हमें स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैंने जो है 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे। एक वेरिएबल एज को स्टोर करेगा, एक नेम को, एक जेंडर को, और उसके बाद जो है ये इनपुट लेगा, उसके बाद ये डेटा आउटपुट कर देगा। तो सबसे पहले मैं इसे रन करता हूँ और मैंने यहाँ पे नेम में संदीप लिखा, जेंडर में मैंने एम लिखा और एज में मैंने 23 लिख दिया। तो ये जो है मेरा नेम और जेंडर और एज आ गया। तो अब अगर मैं आपसे अगर कहता कि मुझे इसी तरीके से इतना ही डेटा स्टोर करना है लेकिन 100 लोगों के लिए करना है, तो आप क्या करते हैं? तो क्या आप हर ये 3 जितने वेरिएबल है क्या 100 बार डिक्लेयर करते हैं? मतलब आपको 300 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता और फिर आपको 300 बार ये इनपुट लेना पड़ता और फिर 300 बार आपको आउटपुट लेना पड़ता। तो ये जो प्रोग्राम है नामुमकिन हो जाता। तो ऐसे केस से बचने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप को एक एक साथ मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं स्ट्रक्चर के जरिए। जैसे यहाँ पे इंटीजर है, कैरेक्टर है और कैरेक्टर है, तो हम डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स का एक साथ ग्रुप बना लेते हैं और उनके बाद जो है उन ग्रुप से हम अपना एक इंडिविजुअल जो है एक एंटिटी बना सकते हैं। मतलब जैसे मैंने इन सबको एक, जैसे मैंने मान लिया कि ये 3 चीज़ एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन है, तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा पर्सन और उससे एक नया जो है मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसका नाम मैं पी रख दूंगा। और जो मेरा स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको आप एक डेटा टाइप की तरह मान सकते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर जो है एक डेटा टाइप नहीं होता, ये केवल एक ग्रुपिंग करने का तरीका है डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स को। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर वेरिएबल को आप 2 जगह डिक्लेयर कर सकते हैं। या तो आप जो है ये हेडर फाइल्स के नीचे कर दीजिए, या तो आप मेन फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, या अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है हेडर फाइल के नीचे कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है उसे हम स्ट्रक्ट कहते हैं। स्ट्रक्ट लिखिए, फिर आप उस स्ट्रक्चर का क्या नाम रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया पर्सन, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स आपको लगाने और उसके बाद ये सेमी कॉलन लगाना है। क्योंकि हम कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हो तो इसमें ऑटोमेटिकली लग जाता है, लेकिन अगर आप नोटपैड में कोड लिख रहे हो या किसी और टेक्स्ट एडिटर में, उसमें अगर ऐसा लग के नहीं आ रहा तो लगा लीजिएगा। आपको कीवर्ड लिखना है स्ट्रक्ट, फिर आप स्ट्रक्चर का नाम क्या रखना चाहते हैं, पर्सन, मैंने आप पर्सन लिख दिया, और उसके बाद आपको ये करली ब्रैकेट्स लगाने, उसके बाद बाहर आके आपको ये जो है ये आपको सेमीकोलन लगाना है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको वो वेरिएबल्स लिखने हैं जिन्हें आप आपस में ग्रुप करना चाहते हैं और उनका डेटा टाइप अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिख लिया INT एज, मतलब ये जो है पर्सन की एज को स्टोर करेगा। फिर मैंने लिख लिया एक स्ट्रिंग बनाया कि स्ट्रिंग मतलब एक कैरेक्टर एरे बनाया जो कि एक नेम को स्टोर करेगा। और उसके बाद जो है मैंने एक और कैरेक्टर बना लिया जो कि जेंडर को स्टोर करेगा कि मेल है या फीमेल है। मेल के लिए M होगा इसका इनपुट और फीमेल के लिए F होगा। तो इस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इस स्ट्रक्चर से हमें जब अपना वेरिएबल बनाना होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखना पड़ता है, पर्सन लिखना होता है, और उसके बाद फिर आप वो स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम देते जो भी आप रखना चाहते हैं। मैंने इसका नाम मैंने माइंड रख दिया और ये जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गया। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है और इस तरीके से आपको अपना वेरिएबल बनाना है। अब मैं आपको यहीं से एक नए कीवर्ड के बारे में बताऊंगा सीक में, जिसको हम टाइप डेफ कहते हैं। टाइप डेफ क्या करता है, ये आपके किसी भी मतलब जो डेटा टाइप है, यहाँ पे जो स्ट्रक्ट हमारा डेटा टाइप है उसको आप अपने मन मुताबिक नाम रख सकते हैं। मतलब मन मुताबिक नाम रख कैसे सकते हैं, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ इंटीजर का नाम संदीप रख दूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, टाइप डेफ लिखना है सबसे पहले। टाइप डेफ आप लिखिए, फिर जिस भी डेटा टाइप का आप नाम बदलना चाहते हैं, जैसे मैं इंट का नाम बदलना चाहता हूँ, और फिर उसका स्पेस देखिए वो नाम लिखिए जो आप नाम रखना चाहते हैं। मैं संदीप नाम रखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना एक डेटा टाइप बना लिया जिसका नाम मैंने संदीप रख दिया और जो कि एक इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करेगा। तो इस तरीके से आप टाइप डेफ का यूज़ करके डेटा टाइप्स के अपने मन मुताबिक नाम रख सकते हैं। और उसके बाद आपको जब इसको भी यूज़ करना तो आपको केवल संदीप लिखना है और फिर उस वेरिएबल का नाम लिखना है जो भी है। जैसे मान लीजिए तो मैं नम रख देता हूँ, फिर ये लगाता है। अब ये जो नम हमारा वेरिएबल हो गया उसमें मैं कोई भी नंबर स्टोर करा सकता हूँ, उसे मैं प्रिंटफ भी कर सकता हूँ और कोई एरर नहीं आएगी। आप देखिएगा कोई भी एरर नहीं आएगी, ये बिल्कुल सही है।
और मैं इसे कंपाइल करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए ये 10 दिखा रहा है। आप देख सकते हैं जो नम वेरिएबल है उसके जो मैंने 10 सेट किया, तो आपको समझ में आ गया कि टाइप डेफ का यूज़ क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने टाइप डेफ क्यों लिखा, क्योंकि सी में जो है, सी में ये प्रॉब्लम है कि जितनी बार भी आप ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उतनी बार आपको इतना वाला पोर्शन बार बार लिखना पड़ेगा, जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। सी प्लस प्लस में आपको स्ट्रक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी प्लस प्लस में केवल आप स्ट्रक्चर का नाम लिख दीजिए जो आपने रखा है पर्सन, फिर स्पेस दे के अपना जो भी वेरिएबल नाम रखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। तो सी में बार बार लिखने से अच्छा है कि मैंने टाइप डेफ लगा लिया, स्ट्रक्ट लिख दिया, पर्सन लिख दिया। अब यहाँ पे जो भी नाम रखना चाहता हूँ इसका कंप्लीट का, तो मैं नाम जैसे रख देता हूँ एम्प्लॉय में EMP रख देता हूँ, एम्प्लॉय मैंने नाम रख दिया। और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसको कॉल करूँगा, मतलब इसके वेरिएबल में बनाऊँगा, तो मुझे केवल EMP लिखना है और उसका जो भी मुझे डेटा टाइप मतलब वेरिएबल का नाम रखना हो गया। तो इसलिए मैं टाइप डेफ को यूज़ किया। अगर आप टाइप डेफ को यूज़ ना करते तो आपको बार बार ये स्ट्रक्ट पर्सन जो है लिखना पड़ता। तो मुझे लगता है कि इससे आपको जो टाइप डेफ के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो स्ट्रक्चर पे वापस आते हैं और कुछ प्रोग्राम देखते हैं। ये मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने आपको दिखाया कि पहले मैंने एक स्ट्रक्चर को जो है डिफाइन किया, उसका नाम मैंने पर्सन रखा और उसमें दो वेरिएबल्स रखे। पहला कैरेक्टर टाइप का एरे है जो कि एक स्ट्रिंग है, मैंने उसका नाम नेम रखा, और दूसरा मैंने एज वेरिएबल रखा। फिर मैं मेन फंक्शन में आया, फिर मैंने यहाँ पर जो है एक अपना स्ट्रक्ट आपका जो डेटा टाइप है उस पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम मैंने SAN रखा, सैन। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसमें जो है इनपुट लिया। तो इनपुट लेने का तरीका ये है कि जैसे आप का जो स्ट्रिंग होता था उसमें आप ये %s यूज़ करते थे और कभी भी वेरिएबल के साथ एंड नहीं लगाते थे। आपको नोटिस होगा तो सेम उसी प्रकार यहाँ भी आपको एंड नहीं लगाना, आपको वो फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखना है स्कैनफ में। और उसके बाद जो भी आपने ये जो अपने स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल का नाम रखा वो लिखना है, और उसके बाद डॉट लगा के नेम लिख देना है, मतलब जो भी वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाहते हो। जैसे कि ये हमने यहाँ पे नाम रखा सैन और उसके अंदर हम नेम को एक्सेस करना चाहते हैं तो सैन डॉट नेम। उसके बाद जब हमने सेकंड एंटर एज के लिए कहा तो मैंने इसमें सैन डॉट एज किया, और क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं इसलिए मैंने सैन के आगे एंड ये लगा दिया, ये ऑपरेटर, क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं और बाकी सब कुछ सेम है इनपुट लेने का। और जब हमें ये एज को एक्सेस करना था ये हो गया, और जब हमें आउटपुट करना है मैंने इनपुट ले लिया, अब हमको ये प्रिंटफ में दिखाना है तो हमको फिर से बस सैन लिखना है और डॉट लगाना है, और ये जो है फिर नेम लिखना है। ये जो है मेंबर बताता है कि जो सैन का जो मेंबर है हम कौन से मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, डॉट लगा के हम उसका नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ नेम को एक्सेस कर रहे हैं और फिर उनको एज को हम यहाँ एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना है, इस तरीके से आपको इनपुट लेना है और उसके बाद इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर का आउटपुट देना है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैंने अपना नाम डाल दिया संदीप और फिर एज मैंने डाली 23 और फिर मैंने एंटर दबा दिया। तो आप देख सकते हैं मेरा जो है नेम आ गया आउटपुट पे और एज भी आ गया। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर पे लेना है इनपुट आउटपुट। तो ये मुझे लगता है कि क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा फंक्शन में बात करता हूँ कि फंक्शन में कैसे आपको पास करना है स्ट्रक्चर, और कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से कैसे काम करना है। तो इस प्रोग्राम को देखिए, इस प्रोग्राम में भी मैंने सेम चीज़ करी है। सबसे पहले टाइप डेफ यूज़ करके मैंने स्ट्रक्ट पी एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका मैंने एक नाम दे दिया पर्सन। टाइप डेफ के बारे में मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कैसे यूज़ करना है। और इसमें स्ट्रक्ट में जो स्ट्रक्चर के अंदर मैंने 3 वेरिएबल रखे, पहला एज, दूसरा जेंडर और तीसरा नेम। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया और देखिए मैंने आपको फंक्शन में एक बात बताई थी कि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये फंक्शन जो है स्ट्रक्चर को रिटर्न कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है रिटर्न टाइप रखा वो पर्सन लिखा है और मैंने टाइप डेफ से इसका जो पर्सन मैंने ये बना दिया, मतलब अपना नाम दे दिया डेटा टाइप को, स्ट्रक्ट को अपना नाम दिया, तो मैंने यहाँ पर्सन लिखा है। तो ये जब और उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम लिखा। और ये भी आप सी में ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से उस स्ट्रक्चर का नाम लिख देना है और उसका जो भी फंक्शन का नाम रखना चाहते हैं वो, कि जैसे कि आपको देखा होगा इंटीजर के केस में इंटीजर रखते थे, वॉइड के केस में हम वॉइड रखते थे। और मैं एक चीज़ अगर और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप टाइप डेफ का यूज़ ना करते तो आप यहाँ क्या लिखते, तो आप यहाँ पे लिखते स्ट्रक्ट पी, आपको स्ट्रक्ट पी लिखना पड़ता। अगर आप टाइप डेफ ना लगाते ये पर्सन ना लिखते तो आप स्ट्रक्ट पी लिखते और अंदर का कोड पूरा का पूरा सेम रहता। क्योंकि मैंने यहाँ टाइप डेफ लगा दिया है और इसका नाम मैंने पर्सन रख लिया, इसलिए मैंने इसको पर्सन दे दिया। उसके बाद मैंने इस पर्सन जो डेटा पर्सन टाइप का जो फंक्शन है जो रिटर्न करेगा हमारा स्ट्रक्चर, उसका नाम मैंने रखा सेट फंक्शन। उसमें मैंने 3 पैरामीटर्स लिए फंक्शन के अंदर। सबसे पहला जो था मैंने नेम लिया जो कि हमारा पॉइंटर टाइप है।
तो उसके बाद मैंने एज लिया और जेंडर लिया, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर आके एक पर्सन स्ट्रक्चर टाइप का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। और इस वेरिएबल में मैंने जो मैंने ये फंक्शन में जो पैरामीटर पास हुए थे उनके नाम सेट कर दिए, सेम वैसे ही जैसे जो हमारा डेटा मेंबर, इनको डेटा मेंबर भी आप कह सकते हैं। स्ट्रक्ट के डेटा मेंबर क्या है, एज है, जेंडर है, नेम है। तो मैंने ये सारे नेम और ये सब जेंडर एज सेट कर दिया। और देखिए मैंने यहाँ पे, जैसे आपको कन्फ्यूजन होगा शुरुआत में कि जैसे मैंने कैर है नेम, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 स्ट्रिंग है और आप एक स्ट्रिंग को दूसरे पे कॉपी करना चाहते हो तो आप इक्वल टू का ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए इक्वल टू का ऑपरेटर नहीं किया। अगर आप इस तरीके से जो है करेंगे तो वो एरर आ जाएगी और ये गलत होगा, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे strcpy कॉपी का यूज़ किया, जिसमें मैंने सोर्स टारगेट जो स्ट्रिंग है मैंने वो लिखी जो कि नेम है, और जो सोर्स स्ट्रिंग थी जो कि मेरे पास ऊपर से आई फंक्शन से पास होकर उसको लिखा, इसने इसको कॉपी कर दिया। तो ये फंक्शन बेसिकली कर ये रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके अंदर सारे डेटा को सेट कर देगा, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बन गया उसको ये रिटर्न कर देगा जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा। उसके बाद मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया पी आउट करके, और मैंने यहाँ पी इसलिए लिखा है कि ये जो पॉइंटर से जो है वैल्यू ले रहा है पैरामीटर्स में, और कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, ये इसने ऊपर से लिया पॉइंटर का पॉइंटर टाइप में ये स्ट्रक्चर को लिया और उसके बाद इसने केवल आउटपुट किया है। और याद रखिएगा भी मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में आपको दिखाया था कि जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते तो हम उसमें ये डॉट वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने ये पॉइंटर टाइप लिया है, मतलब अगर आपने एक स्ट्रक्चर को दूसरे पॉइंटर स्ट्रक्चर में मतलब सेट करा, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक और ले लेते वेरिएबल स्टार पी करके, अगर अब पी इक्वल टू एंड सेंड, मतलब ये हमने एक जो है पॉइंटर वेरिएबल में ये स्ट्रक्चर का जो एड्रेस स्टोर करा दिया। और फिर अगर हमें इस स्ट्रक्चर से, ये जो स्ट्रक्चर है पॉइंटर, इससे अगर हमें डेटा मेंबर को एक्सेस करना था तो हमको ये वाला साइन, पहले माइनस लगाइए, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाइए, फिर जो भी डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं वो लिखिए इस तरीके से। मतलब अगर आपका डेटा जो है वो पॉइंटर टाइप नहीं है, मतलब वेरिएबल जो है स्ट्रक्चर का, तो आप डॉट लगा के उसके अंदर के डेटा मेंबर को एक्सेस करेंगे। अगर वो पॉइंटर टाइप का है तो आप माइनस और ये ग्रेटर देन का साइन लगा के फिर नाम लिखेंगे उस वेरिएबल का कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर जो उसको एक्सेस करेंगे। तो यही चीज़ जो मैंने इस वाले प्रोग्राम में करी है कि मैंने पी लगाया क्योंकि हमारा ये पॉइंटर टाइप का है, फिर ये माइनस और फिर ये ग्रेटर देन का साइन लगा के डेटा मेंबर का नाम लिखा, और फिर मैंने नेम का एक्सेस किया सेम उस तरीके से एज का, फिर जेंडर का किया। और फिर मैंने एक दूसरा आउटपुट का फंक्शन बनाया जिसमें मैंने कॉल बाय वैल्यू से जो है पास किया। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉल बाय वैल्यू से करेंगे तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, माइनस ग्रेटर देन का ऑपरेटर का यूज़ आप नहीं करेंगे जैसे मैंने यहाँ ऊपर किया था क्योंकि ये पॉइंटर टाइप था। कॉल बाय वैल्यू में आपको डॉट का यूज़ करना है, मैंने डॉट का यूज़ किया। उसके बाद जो है फिर मैं अपने मेन फंक्शन में आता हूँ। मेन फंक्शन में अब यहाँ से जो है आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम मैंने पर्सन रखा, और पर्सन मतलब ये जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है, ये जो पर्सन है ये स्ट्रक्चर का पूरा नाम पड़ गया टाइप डेफ देने की वजह से। तो जो स्ट्रक्चर है पर्सन, उसका मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने माइन रखा। अब मैंने माइन इक्वल टू, मतलब ये स्ट्रक्चर है, और इस तरीके से हम 2 स्ट्रक्चर को मतलब बराबर भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर दिए गए, मान लीजिए ए है, ए और ए बी, तो हम ऐसे ए और बी, मान लीजिए हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से, तो हम ए इक्वल टू अगर हम बी लिख देते हैं तो ए के जितने भी डेटा में, जैसे मान लीजिए बी में डेटा मेंबर सारे सेट हो चुके हैं, मान लीजिए इसका नेम जेंडर सेट हो चुका है, ए वाला जो है अभी खाली है, तो ये जितने भी इसके जो वैल्यू होगा वो सीधा सीधा इसके सारे वैल्यू पे कॉपी हो जाता है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर में आप इक्वल का ऑपरेटर लगा कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया, मैंने अपना माइन लिखा, उसके बाद इस फंक्शन को कॉल किया जिस सेट पर्सन को, और सेट पर्सन में मैंने ये वेरिएबल पास कर दिया एक स्ट्रिंग, अपनी एज और जेंडर, और फिर इस सेट पर्सन ने उन सबको जो सेट कर दिया एक दूसरा फंक्शन के अंदर जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाई, और फिर उस स्ट्रक्चर को रिटर्न कर दिया। तो जब इस मैंने फंक्शन का कॉल किया तो इसने वैल्यू सेट करी और उसके बाद स्ट्रक्चर को रिटर्न किया, और उस स्ट्रक्चर को मैंने अपने माइन पर पूरा सेट कर दिया इक्वल टू लगा के। तो अब मेरे पास जो है माइन में सारी वैल्यू सेट हो गई। अब फिर मैंने आउटपुट का फंक्शन कॉल किया और ये कॉल बाय वैल्यू से हुआ, और उसमें मैंने माइन को जो है पास कर दिया कॉल बाय वैल्यू से, और उसने आउटपुट दिखा दिया। और नेक्स्ट वाले मैंने कॉल बाय रेफरेंस से किया, जिससे मैंने यहाँ पे एंड लगा के जो है अपना स्ट्रक्चर का एड्रेस भेज दिया, और इसने यहाँ पे सेट हो गया और पूरा आउटपुट दिखा दिया। अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ, मैंने इसे कंपाइल कर लिया, मैंने इसे रन किया। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला पूरा सेक्शन देख रहे हैं आप,
यहाँ नेम से लेके जेंडर तक का जो ये फर्स्ट सेक्शन है, तो इसमें मैंने कॉल बाय वैल्यू का यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं संदीप गांगुली जो मैंने नेम सेट किया था, एज आ गई, जेंडर आ गई। सेकेंड वाला जो उसमें मैंने कॉल बाय रेफरेंस से किया और उसमें भी नेम आ गया, एज आ गया, जेंडर आ गया। तो इस तरीके से जो है आप अपना स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, कैसे फंक्शन में पास करना है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और चाहे तो आप स्ट्रक्चर का एरे भी बना सकते हैं, और वो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप स्ट्रक्चर का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये स्ट्रक्ट पर्सन लिखा माइन, उसके बाद वो ब्रैकेट लगाइए और कितने आप मतलब जो है ये वेरिएबल बनाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैं 10 बनाना चाहता हूँ, 10 बना लीजिए, और फिर वही सब कुछ है, फॉर लूप लगाना है आपको, स्कैनएफ के जरिए जो वैल्यू ले लेना है और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पे स्कैनएफ में जो वैल्यू है इनपुट करा है स्ट्रक्चर के लिए, सेम इसी तरीके से आपको काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपको स्ट्रक्चर के बारे में हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।